ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में दिया था आप लोगों को सीट में, पहले सीट देख लेते हैं। तो इसलिए हाँ, तो भाई ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो बता देना, है ना? प्रॉब्लम तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, टेस्ट आगे आगे करवा दो, कौन सीबीटी करवा दिया जाए, एसीटी को सीबीटी करा दिया जाए। चलो मैं बात पहुंचा दूंगा आपकी, है ना? अब सीट छोटी करवा दिया जाए, रेस को आगे कर देंगे, इसका सोल्यूशन लिखवा दिया जाए, तो चार बोनस क्वेश्चन करवा दी जाए, अंक कर दी जाए, तो बढ़िया है नहीं? क्या एडवांस में सेशन करवा दे सीधे, है ना? ओके चलो अभी तो सीट करते हैं ना, एडवांस तो बाद में लिखेंगे। S1 एक्सरसाइज में, S1 में जो भी डाउट है आपको आप पूछ सकते हो। S1 में नंबर बता दो कौन सा? 19। ओके 19 नंबर में कुछ आंसर में सब गड़बड़ी है। 10 की पावर 4 3 2 माइनस HPO3 2 माइनस का, ऐसा HPO4 2 माइनस का। हाँ तो फॉस्फेट वो नहीं निकल रहा है ऐसा? तो तुमने एक्स निकाल लिया और जेड करके निकाला था उसको सॉल्व करके। आपने ऐसे करोगे तो पहले स्टेप से जो एक्स निकलता है, सेकंड में वाई तो K2 के बराबर ही हो जाता है, और फिर एक्स जेड इंटू वाई, नहीं K2 बराबर नहीं आता ना। तो जो वो K3 होता है ना, वो आता है, आप देखना कॉपी में लिखा है आपके, एक्स इंटू जेड बाई वाई आता है, एक्स इंटू जेड बाई वाई, है ना? तो फिर उससे आएगा वो। और बताओ इसमें सीट में S1 एक्सरसाइज में बताओ भाई, 26 नंबर, 26 में बेटा कह रहा है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, स्मॉल एच। अच्छा ये K2CrO4 है, अभी अपन ने ये डाइपॉटिक वाला किया नहीं है, पॉलीपॉटिक वाला नहीं किया है। वैसे तो ये जो K2 है उससे आ जाएगा, K2 से आता है, मतलब स्मॉल एच आपको ये हो गया K2CrO4, वैसे बताऊंगा आज क्लास में, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है ना। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल एच हो गया KH बाई सी, तो KH होता है KW बाई KA, उसमें K2 दे रखा है बाई सी, इसका रीजन है आगे देख लेंगे अपन, लेकिन होगा तो इसी तरह से हो जाएगा ये, ठीक है? हाँ 23 वाला, 23 नंबर, 23। 0.25 molar solution of pyridinium chloride was found to have pH 2.699. What is Kb of pyridine? देखो इसमें एंटीना लेना पड़ेगा, वहां दिक्कत हो सकती है, मैं कर देता हूँ। 0.25 मोलर pyridinium क्लोराइड है ना? तो है क्या? C5H6N प्लस Cl माइनस, इसकी मोलैरिटी गिवन है, और बच्चों कितना है? 0.699। केबी निकालना है। सबसे पहले ये देखो, ये है सॉल्ट, सॉल्ट इसका है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक
बेस का, ठीक है, HCl से आ रहा है और pyridine से आ रहा है। अगर नहीं पहचान पाते हैं, अगर हम इसको नहीं भी पहचान पा रहे हैं ना, तो हम डेटा से देख लेंगे। Kb निकालना है मतलब वीक बेस है, के के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है, एसिड पार्ट। तो एसिड पार्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, बेस पार्ट क्या हुआ, वीक। तो पीएच का फॉर्मूला ये है क्या, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस माइनस, ठीक है ना। तो पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ ऑफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। अब पीएच कितना है 2.699 इक्वल टू 7 माइनस हाफ पीकेबी, पीकेबी हो गया माइनस लॉग केबी, ठीक है ना, माइनस हाफ लॉग कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन कितना है 0.25, 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अभी थोड़ा लॉग इंटरलॉग में प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ये तो लॉग 2 हो जाएगा ऐसा। हाँ वो तो उधर हो जाएगा, लेकिन फिर इसको लेंगे इधर की तरफ तो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा ये इधर बोल लो कि 3 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा पूरा, तो 3, अच्छा ये बोल लो 2 इक्वल टू 7 माइनस 7 प्लस हाफ ऑफ लॉग के बी, और ये हो जाएगा लॉग 2 स्क्वायर ना, तो प्लस हाफ लॉग 2 स्क्वायर, टू बाहर आ जाएगा, लॉग 2.3 तरह के और माइनस ही कटेगा ना, तो माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 2.399 इक्वल टू 7 प्लस हाफ लॉग के बी। तो इसको भी इधर लेके आएंगे, कर देता हूं मैं, चलो। तो 7 माइनस 2.4, 7 माइनस 7 प्लस 2.4, देख लेते हैं कितना आता है। तो कितना होगा बताओ, माइनस माइनस 3.6 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 7.2 इक्वल टू लॉग के बी। तो बच्चों मैंने ये बताया था कि अगर आपको एंटी लेना है तो कायदे से उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, -7 माइनस 0.2 इक्वल टू लॉग के बी, है ना। क्योंकि ये एक बताया था ना आपको कभी में, कभी एंटी लेना नहीं पता आपको। तो देखो इसमें क्या करना होता है, एंटी लेना है तो आपको लॉग एंटी लॉग में क्या करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे मतलब मैं तो कभी लॉग टेबल नहीं लेता, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल लेता हूँ बिना लॉग टेबल के। 7 माइनस 2.4 ना, 4.6 होगा तो 9.2 आएगा ये, तो 9.2 है वैसा बोल रहे हो, ठीक है, तो माइनस 9.2। तो देखो होता क्या है ना, जैसे तुम्हें एंटी लॉग लेना है तो हमेशा ऐसे मान लो, मैं देता हूँ लॉग एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं पॉजिटिव ले लेता हूँ 2.3 लेना है, या 2 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, 2.7 ले लेते हैं, ठीक है। उसको 2 प्लस 0.7 करो, डेसिमल को अलग करना होता है हमेशा। अब इसमें क्या करना होता है कि इसको कितने लॉग की वैल्यू टू आ सकती है, तो डेसिमल के वाला पार्ट नहीं है, इसको बोलते हैं मेंटिसा, इसको बोलते हैं मेंटिसा, इसको बोलते हैं डेसिमल। तो ये लॉग 10 की पावर 2 से आएगा हमेशा। ये डेसिमल वाला पार्ट ना हो ना, उसको 10 की पावर में लिखो। और कितने लॉग की वैल्यू 0.7 हो सकती है अप्रोक्सीमेट, तो लॉग 5 होता है लॉग 10/2, है ना, तो लॉग 10 माइनस लॉग 2, 1 माइनस लॉग, यानी कितना, तो ये करीब करीब लॉग 5 आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग 5 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू लॉग एक्स, ये हट जाएगा लॉग लॉग, तो एक्स आ गया 500 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कुछ भी आ जाए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यही बता रहा हूँ, जैसे मान लो लॉग एक्स आ जाएगा 36.235, ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही कर लेंगे, उसको 36 प्लस 0.235 करेंगे, ये तो हो जाएगा 10 की पावर में, 10 की पावर 36, और ये कितने लॉग की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, तो लॉग 2 होता है 0.3, लॉग 2 होता है 0.3, और लॉग 1 होता है 0, तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू है। अगर हम लॉग 1.5 भी सोचें, लॉग 1.5, लॉग 3/2, तो लॉग 3 माइनस लॉग 2, तो log 3 माइनस log 2 0.177, ये होता है 0.17, और ये 0.235 है, और log 2 कितना होता है 0.3, तो इसके बीच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली log 1.7 1.8 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतना ज्यादा, तो ये हो जाएगा log अप्रोक्सीमेट इनके बीच की वैल्यू, बीचों बीच की लगभग है, log 1.7 ले लो या 1.8 ले लो, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ पॉजिटिव वैल्यू में, है ना, ये हुआ पॉजिटिव वैल्यू में कैसे करना है।
अब अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, मान लो यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, तो क्या करना होता है? हाँ, तो ऐसे मैं कहता हूं कि अगर लॉग एक्स है, मान लो यही वैल्यू आ जाए आपका माइनस, कुछ भी ले लेते हैं, -3.5 आ गया, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो -3 -0.5, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इसमें जो डेसिमल पार्ट है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डेसिमल पार्ट हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। तो इसको लिखोगे आप इस तरह से, -1 +1 कर देते हैं, तो उसको कितना होता है, -4 + 0.5। इसको इस तरह लिखना आप, ठीक है ना। अब एक बार इसको आपने इस तरह से लिख दिया, तो इसको पावर में लगाना, 10 की पावर में लगा देना, 10 की पावर -4, और कितने लॉग की वैल्यू 0.5 होती है, लॉग 4 होता है 0.6, लॉग 4 होता है 0.6, और लॉग 3 होता है 0.4771, लॉग 3 होता है 0.4771, तो थोड़ा उससे ज्यादा कर दो, लॉग 3.2 के आसपास, तो ये करीब आ गया 3.2, 10 की पावर -4, ये एक्स आ जाता है। ऐसे मेरे पास यहाँ पर था -9.2 था, मैं क्या करूंगा, -1 +1 कर दूंगा, तो -10 + 0.8 इक्वल टू लॉग के बी। अब इसको दूंगा 10 की पावर में, है ना, इसको देंगे 10 की पावर में, ये कितना हो जाएगा, log 10 की पावर -10, तो कितने log की वैल्यू 0.8 के आसपास है, तो log 6 हो गया, log 2 + log 3, तो 0.77, तो log 6.2 थोड़ा सा उसके ऊपर, log 6.2 के आसपास ये वैल्यू होगी log के बी। तो इनको मल्टीप्लाई कर देना फिर एक साथ log लेके, तो 6.2 10 की पावर ऑफ -10 इक्वल टू के बी। देख लो क्या आंसर है उसमें, आंसर बार कौन सा क्वेश्चन था, चेक तो कर लो पहले आंसर, 6.25 आंसर, अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू आ जाएगी। हाँ एक मिनट, 3 माइनस लॉग, हाँ तो 3 माइनस लॉग 2 कर दें, कर सकते हो उसको, और तो उसमें जल्दी आएगा था ऐसा, तो हो सकता है ये 3 माइनस लॉग 2 कर देंगे ना, ऐसा बोल रहे हैं 3 माइनस लॉग 2 कर दो, तो 3 माइनस लॉग 2 कराओ, और फिर वो कुछ ना कुछ कैंसिल होगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है ऐसा, तो ठीक है, मतलब सही है, अगर आपका आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एंटीलॉग लेना पड़ेगा फिर भी ना, मेरे ख्याल से नहीं लेना पड़ेगा, इनकी पावर में चला जाता है। ओके चलो ठीक है, जैसा भी है ना, देख लो, मतलब अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है तो कैलकुलेशन तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको एंटीलॉग एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ना, ये देख लो आप, एंटीलॉग, ठीक है। ओके, फिर आगे बताओ भाई, कुछ पूछना है आपको और इसमें, ओवन में आ जाए, तो ओवन में जो भी क्वेश्चन दिए थे आपको, 28 वाला, बेटा चलिए फिर से वीक वीक आ गया, मैं पढ़ाया नहीं था वीक वीक अभी, 28 में वीक वीक आ गया, वीक तो मैंने पढ़ाया नहीं है, वीक वाला, दोनों वीक वाला, तो प्रॉब्लम कर सकता है, नहीं हुआ होगा आपसे, ठीक है। 28 अभी आप रहने दो, सेटल कर लो उसको, आज ही बताना है उसको, कुछ और किसी को, 29 परसेंट हाइड्रोलिसिस यानी स्मॉल एक्स निकालना है आपको, है ना, और NaCN का, HCN का के गिवन है, KW पता है, कंसंट्रेशन पता है, तो स्मॉल एच, ये तो सबसे पहले के एच से निकाल के देख लो, के एच बाई सी शॉर्टकट वैलिड है कि नहीं है, तो 10 की पावर -14/2, 10 की पावर -9, और कंसंट्रेशन है 1/80, तो आप देखोगे ये -5 तो ऐसे ही आ रहा है ना, तो शॉर्टकट वैलिड है, स्मॉल एच का फॉर्मूला लगा देंगे, √के एच बाई सी, यही के एच बाई सी है, ठीक है, आ जाएगा मेरे ख्याल से आंसर, तो इसमें कुछ नहीं है ना। फिर कौन सा, 25 वाला, अरे तीसरी बार हो रहा है शायद क्वेश्चन ना, 25 वाला देखो क्या है ना, अपन बता चुके हैं आपको कि कॉन्जुगेट एसिड बेस में के बी होता है 10⁻14 का मल्टीप्लिकेशन, तो पी के ए ऑफ एसिड प्लस पी के बी उसका कॉन्जुगेट बेस का, ये होता है 14 के बराबर, है ना, तो ये गिवन इनमें से एक निकालना है आपको, कुछ आपको पीके भी गिवन है F- का, और पीके निकालना है इसका, है ना, 25 नंबर एसिड का, कुछ और किसी को, ठीक है, तो थ्योरी में करना है फिर अपन, रेस है, रेस कौन सी, 26 नंबर,
ओवन का 29 भी बोला, बच्चे ने देखा तो ओवन में 29 में क्या है, हो चुका है कि नहीं हुआ है अभी? ओवन में 29 कौन सा था? अच्छा ये वाला था, तो हो गया है ना। चलो। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं अपन लोग स्टार्ट। और ये में रेस का बना था पहले, तो ठीक है, रेस नंबर 26 बोला है ना आपने, तो रेस नंबर 26 एंथोस की रेसेस, 26 नंबर, 26। ओके बच्चों, आंसर है रेस नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 के आंसर है, पहले का आंसर आता है सी, दूसरे का आंसर है अच्छा ये भी तुम लोग का अभी तो आज वीक वीक पूरा सॉल्ट का ही है ये तो। थर्ड का आंसर है ए, ए। फोर्थ का आंसर है ए। फिफ्थ का आंसर है डी। सिक्स का आंसर मेरे पास लिखा है ए बी डी। सेवेंथ का आंसर है मेरे पास लिखा हुआ ए एंड सी। एट का आंसर, अच्छा ये मैच द कॉलम है, और ये बेटा उसका ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं ये मैच द कॉलम। पहले का है सेकेंड पार्ट, बी का है थर्ड पार्ट, और सी का है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों आ रहा है। नाइन्थ में आंसर जो है मेरे पास लिखा हुआ, नाइन्थ में आंसर है पहले पार्ट का सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड का है सेकेंड, थर्ड का है थर्ड, और फोर्थ का है फर्स्ट, और 10 का आंसर है 8 लिखा है मेरे पास। और सम ऑफ डिजिट्स वाला था तो 80 आएगा, सम ऑफ डिजिट्स करके 8 आएगा। हाँ नहीं लिखा ना नीचे, फिर ये आंसर सम ऑफ डिजिट्स लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा था। अच्छा मेरे में लिखा हुआ तो 80 लिख लो फिर, 80 हो गया है ना, 80 है। चलो बताओ भाई, इसमें 26 नंबर है, इसमें थर्ड वाला है। थर्ड में क्या है भाई, देखो कह रहा है हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन है ना, तो हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ए गिव्स यू बी। अगर बेटा टाइम जीरो पे इसके कुछ भी मोल थे, ए थे मान लो, फिर हाफ कंप्लीशन का मतलब ये कितना होगा, A/2, ये A/2, के कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल के, है ना। और तो क्या होगा 5 नंबर में, थ्री सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अक्राइड HX है, H2Y है, और ZOH का होल ट्वाइस है, मिक्स किया गया, पीओएच ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा तुमने एसिड बेस का तो डाइटेशन में देखा ही नहीं है, तो जब एसिड बेस में लाएंगे तो क्या होगा, तो वही है। हम लोगों ने जो देखा है वो एसिड एसिड का मिक्सिंग देखी है, इसमें आयनिक का काफी पार्ट आ गया नहीं, जो अपन अभी नहीं करवाए हैं हमको। इसमें मतलब रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको। एक्चुअल में क्या है, तीनों के इक्विवेलेंट निकालने पड़ते हैं, है ना। आप HX के इक्विवेलेंट निकालोगे, H2Y के इक्विवेलेंट निकालोगे, और ZOH का होल ट्वाइस। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आ गया है, वैसे ये आगे आएगा दो क्लास बाद, 2 या 3 क्लास बाद अपन डिस्कस करेंगे क्लास में, एसिड बेस की मिक्सिंग में क्या करते हैं। ठीक ना, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ HX कितना हो गया 25 वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी एन फैक्टर 1। इक्विवेलेंट ऑफ H2Y वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी एन फैक्टर 2।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 2.5/1000, ये हो गया 5/1000, है ना, यही हो गया ना। और इक्विवेलेंट ऑफ बेस देखो, ZOH का होल ट्वाइस। देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा है के भी, तो हम मान रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड है, वरना तो हमें मानना पड़ता कि ये वीक है। इसमें के भी मेंशन नहीं है, तो हम मान रहे हैं स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है बच्चों, यहाँ पर 50 ml। अच्छा लिखा भी हुआ है, ठीक है चलो, तो 50/1000 और 0.1 नॉर्मेलिटी है, तो ये 5/1000 ही हो गया। नॉर्मेलिटी है ना, तुम फैक्टर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बाकी सब में मोलैरिटी था। तो देखो ये जब एसिड बेस मिलाओगे ना, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है 7.5/1000, और इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना है 5/1000। तो बचा क्या, लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना बच जाएगा 2.5/1000, ऐसे ही रहेगा ना, ये इक्विवेलेंट हो गए। तो मैं मोलारिटी निकाल लेता हूं, एसिड की H+ की मोलारिटी कितनी रह गई 2.5/1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो चुका है सब मिलाने के, पे देखो 25 25 और 50 100 ml, तो 100/1000, ये कितना हो गया बच्चों 2.5/1000। तो इससे फिर पीएच निकालेंगे, पीएच हो जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा हैवी आ यार ये तो, क्या आंसर में दिया हुआ इसने, कुछ अजीब सा का है क्या आंसर, पीएच निकालना है। चलो करते हैं फिर, तो ये पीएच कितना हो गया, पीएच हो गया 2.5 10⁻²। ठीक है, तो 5/2 कर लेते हैं, इसको 10/4 कर देते हैं, ठीक है ना। सॉरी दिया हुआ है क्या, log 5, और तो ठीक हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। तो ये 25 कर देंगे, 25 × 10⁻³ हो गया, तो क्या 3 - 2 log 5, ये क्या 1.4, तो 1.4 इंटू 2 पॉइंट नहीं 1.6 हो गया, और पीएच आ जाएगा फिर 14 से माइनस करके, है ना, कर लेंगे ना। फिर आगे बताओ 7 का बी, ओके इसमें तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 20 ml original stock solution require 3 millimole of acidified dichromate for titration. 10 ml portion of this इतना QH, तो देखो इसमें क्या करना है, ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है ना, टाइट्रेशन में सॉरी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 26 का सॉरी 7 का बी पार्ट, तो इसमें देखो सबसे पहले तो मेरे पास यहां पर K2C2O4 है, और क्या है प्रेजेंट KHC2O4, वो चीजें प्रेजेंट है ना। तो इसमें क्या है कि भाई 10 ml की रिएक्शन 2 बार कराई गई ना, 10 ml की, और एक बार KH सेक्शन कराई गई है, और एक बार रिएक्शन किससे कराई गई है KMnO4 के साथ। तो जब KH से कराया गया तो कितना चाहिए 10 ml 0.5 कैपिटल है, और सेकंड वाले में कितना चाहिए 10 ml 0.06 कैपिटल एम, सही कह रहा हो ना। अब ये देखो इसके मोल मान लो ए मोल और बी मोल, ए मोल और बी मोल। तो पहले जब केवेच सेक्शन होगी तो दोनों में केवेच में ये बेस है, तो हमें एसिड के लेना पड़ेगा। तो एसिड का इन्फेक्ट क्या रहते हो, इतने H+ आयन हो, पता तो है ना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट 11 का। तो ए इंटू, ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसमें H+ है ही नहीं ना, ये नहीं करेगा रिएक्शन। तो ये पहले केवेच के साथ क्या होगा फॉर्मूला, बी इंटू एन फैक्टर 1 इक्वल 10/1000 इंटू 0.5 इंटू 1, ठीक है। और जब तुम KMnO4 सेक्शन कराओगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में ऑक्सीडेंट को CO2 में कन्वर्ट करेगा, और दोनों में फैक्टर 2 और 2 आएगा, पता तो है ना ये चीज। तो A इंटू 2 प्लस B इंटू 2
इक्वल टू 1000 इंटू 0.06, कितना के बेनिफो का 5, तो ये हो गया 5/1000, ये हो गया 5 × 10⁻³ और ये हो गया a प्लस बी, कितना आ जाएगा देखो एक बार ऐसा इसको, ये 0.6 इंटू 5, 3/2, 1.5 × 10⁻³ चेक करो कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं कैलकुलेशन में, कुछ नेगेटिव कैसे आ रहा है, n फैक्टर इसका 1 ही होगा, ये 0.05 है, ओके हाँ, तो वही मैं सोचूं कैसे आ रहा है 0.05, ये 5 × 10⁻⁴ आएगा और ये आएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है ये 1.5 शायद 10⁻³ जो देखना ना जो भी आंसर आएगा a प्लस बी, ए और बी निकाल लेना और फिर कर लेना तुम्हारे पास बी पार्ट भी कितना ml चाहिए होगा इसका, ठीक है, ये भी निकाल लेना इसमें कोई भी आए तुम्हारे पास आंसर आसान से आएगा। 8th के बी का फर्स्ट, reaction is non-spontaneous at all temperature and delta H is positive, तो ये बोल रहे हो कि बी का फर्स्ट भी होना चाहिए ऐसा, डेल्टा H पॉजिटिव है, अगर डेल्टा H 0 हो जाए तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H हो गया, और डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाँ सही है, ये भी हो सकता है। एक्चुअल में ये जो आंसर्स है ना ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, तो उसमें कई बार करेक्शंस भी हैं इसमें, है ना, ये तीनों पैराग्राफ जो है ना ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, 3 है कि 2 हैं जितने भी हैं, 8 और 9, ठीक बोल रहे हो सकता है इसका, तो फर्स्ट भी हो सकता है इसका, मैं रब कर दिया आंसर क्या, तो 8 के बी का पहला भी हो सकता है आंसर, हो सकता है ना, कुछ और किसी को, 6th का डी पार्ट, 6th का डी, अरे यार पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा इसमें तो, देखो अगर a+5 में है तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा लिखा है, देखो a अगर +5 में है, the maximum oxidation state A की +5 है, then it can also participate in redox titration। देखो बेटा ना तुम्हारे पास ए जो क्वेश्चन में गिवन है वो किसमें है, +3 है, तो +3 है और ए कह रहा है अगर +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हाँ इस ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है ये, ठीक तो है ना, ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को, तो थ्योरी में आते जल्दी से, है ना, स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट, देखो इसमें, हाँ तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट किया था, एक बार मैं जल्दी साथ जाता हूँ पूरा आपको और फिर उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, देखना यहाँ पर, हाँ वो बताऊंगा अभी, बच गया है ना, हाँ वो गलती से मैंने दे दिया था, ध्यान नहीं दिया उस पर, है ना, देखो एक्चुअल में हम लोगों ने जितना भी तक किया है मैं ये सब बताता हूँ, सबसे पहले जब हमने पेज स्टार्ट किया, पीएच का कैलकुलेशन वगैरह स्टार्ट किया, तो हमने पहले डिफाइन किया आर्हेनियस एसिड बेस, बॉनेस्टेड लॉरी एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एम्फीपोटिक आयंस, फिर हमने ये देखा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और केआई इनमें क्या रिलेशनशिप है, हमने ये पाया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड केडब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁴, और केआई की वैल्यू आती है 1.8 × 9, और अल्फा ऑफ वाटर आता है, सॉरी क्या आता है 1.8 × 16, और अल्फा ऑफ वाटर आता है कितना 1.8 × 9, क्योंकि बहुत ही पुअर वैल्यू है जिसकी वजह से वाटर एक बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा फिर हमने ये देखा टेम्परेचर बढ़ाने से केडब्ल्यू बढ़ता है,
पीएच स्केल छोटा होगा, पीएच एट न्यूट्रल पॉइंट कम होगा और पीएच एट न्यूट्रल पॉइंट भी कम होगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने से केडब्ल्यू क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक रिएक्शन जिसकी बात की जा रही है इसके लिए केडब्ल्यू डिफाइंड है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, हमेशा एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लासेस में। और उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेशन देखा। हमने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिंगल एरो बनाओ, H प्लस लिख दो और सीधे सीधे जो कंसंट्रेशन है वही H प्लस हो जाएगा, पीएच निकाल लेना। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, अगर लो कंसंट्रेशन है तो हमने इसमें दो पार्ट में डिफाइन किया। हमने कहा कि अगर तुम्हारे पास जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -1 कैपिटल एम से 10 का -3 कैपिटल एम के, सॉरी -1 से -6 कैपिटल एम के बीच में है, तो फिर मैं वहां पर जो सीधे H प्लस आयन निकाल के पीएच निकाल लूंगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन लो है 10 का -7 या उससे कम है तो वाटर से आने वाला H प्लस भी मुझे देखना चाहिए। लेकिन अपन को अवॉइड करना है क्वालिटी वगैरह, तो हम सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं कि अगर 10 का -7 कैपिटल एम HCl आता है तो पीएच 6.79, -8 -10 कुछ भी आए 6.9 और 597 कुछ भी लिख दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उतनी होगी। फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा वीक एसिड। तो वीक एसिड में सबसे पहले क्या चेक कर लेना है, Ka/C। अगर Ka/C 10 की पावर -3 से छोटा है तो -2 से छोटा है तो आप क्या करो, शॉर्टकट फॉर्मूले लगा दो, अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ Ka/C, H प्लस इक्वल टू रूट ऑफ K इंटू C, पीएच इक्वल टू हाफ ऑफ pK माइनस log C। ठीक है, लेकिन अगर Ka/C 1 से बड़ा हो जाए और कंसंट्रेशन बहुत कम है, -6 से अगर छोटी है, तो आप वीक को स्ट्रॉन्ग मान के कर सकते हो। प्रॉब्लम तब आएगी जब K/C 10 की पावर -2 और 1 के बीच में आता है, तो फिर आपको कायदे से क्वाड्रेटिक वगैरह बनाकर सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर हमने आगे बढ़े थे, हमने कहा कि मिक्सचर ऑफ एसिड, दो एसिड एक साथ प्रेजेंट है, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो अपन लगाएंगे H प्लस निकालने के लिए N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। दो अगर वीक वीक एसिड्स मिला दिए जाए तो H प्लस का फॉर्मूला रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2 है ना, और प्लस Kw भी हमें करना पड़ेगा। फिर हमने ये भी देखा था कि मिक्सिंग वाला केस आया तो पहले नई कंसंट्रेशन निकालना, नई कंसंट्रेशन निकाल के तब पुट करना, और तुम्हें कहा जाए कि कंसंट्रेशन इतनी इतनी है ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको यूज कर लेना आप लोग कंसंट्रेशन, उसका ध्यान रखना लैंग्वेज का। और फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है तो मेरे पास कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग को सिंगल एरो, वीक को डबल एरो से ब्रेक करना है, एक दो इक्वेशन बन जाएंगे, थोड़ा क्वाड्रेटिक वगैरह बना के हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आध जगह पे बस थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन देख सकते हो, नीचे वाला जो x है वो इग्नोरेबल है कि नहीं है, बस उतना अपन सोच सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको क्वाड्रेटिक ही बनानी पड़ेगी उस केस में। फिर हम लोगों ने ये देखा फिर पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड में क्या हुआ करता था कि भाई हमें दो के गिवन होगा, K1 K2 और हो सकता है तीसरे में K3 भी गिवन हो, तो हमेशा K1 बहुत बड़ा होगा K2 से, K2 बहुत बड़ा होगा K3 से, तो पहले स्टेप से आने वाला H प्लस ही डोमिनेटिंग करेगा। तो हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्रेशन लिखा, फिर उसको इग्नोर किया, वो सब समझा कर ये कहा कि भाई जो अगर तुम्हें पीएच निकालना हो या H प्लस निकालना हो तो केवल पहले स्टेप का K1 उसमें फोकस करना है आपको, सेकंड स्टेप का K2 K3 पे फोकस नहीं करना है। तो pH इक्वल टू हाफ ऑफ pK1 माइनस log C या H प्लस इक्वल टू रूट ऑफ K1 इंटू C कर लेना है। लेकिन होता क्या है कि उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है K1/C 10⁻³ से छोटा हो या -2 से छोटा हो तभी लगाएंगे उन सब चीजों को। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड का केस आ गया था जो हमने देखा था। और उसके बाद हम लोग सॉल्ट पे आए थे। सॉल्ट में होता क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, या सॉल्ट एंड वाटर गिव्स यू एसिड एंड बेस। एक्चुअल में सॉल्ट में दो पार्ट है, कैटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट जो होता है वो बेस से आता है, एनायनिक पार्ट कहां से आता है, एसिड से आता है। और जो कैटायनिक पार्ट है जब वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो H प्लस आयन जनरेट करता है और वापस बेस जनरेट करेगा, उसकी रिएक्शन इतनी आनी चाहिए। एनायनिक पार्ट जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो एसिड जनरेट करेगा और OH आयन जनरेट करेगा। दोनों में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH आएगा और स्मॉल डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस नहीं करवानी है। ठीक, पानी से रिएक्शन नहीं करवानी है। तो हम लोगों ने जब देखा, पहला केस देखा था कि अगर मेरे पास सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो पीच कितनी आती थी, सीधे सीधे 7। अगर मेरे पास सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस तो कौन करेगा, बेस, तो पीएच क्या होगी 7 से ज्यादा, 7 प्लस प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और उसके अलावा स्मॉल h हो जाएगा रूट ऑफ KH/C, KW आता KH होता है KW बाई
के या के बी जो भी वी का पार्ट होगा उसका ले लेंगे, है ना। और इस तरह से उन्होंने देखा था। इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं, कई बार होता है क्या तुम्हें एच प्लस निकालने को बोले, एच प्लस केवल या ओ एच आर निकालने को, थोड़ा सा हम एक अगर स्टेप पीछे जाए, क्योंकि होता क्या है कई बार पीएस निकालने के बाद फिर एंटी लॉग लेना पड़ता है तो मुश्किल हो आता है। तो एच प्लस हमारे पास रूट ऑफ के एच इंटू सी, ऐसा देख के भी हम उसमें कर सकते हैं, के एच क्या के डब्ल्यू बाई के बी, तो उसका भी थोड़ा याद रखें, तो कई बार हमें वो हेल्प कर देता है जल्दी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे प्रीवियस क्लासेस में, और हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन करके यहीं पे एंड किया था, 2 क्वेश्चन करे थे। हाँ तो ठीक है, हाँ तो अपन वो समझ में आ गया था, एसिटेटाइन का डबल किया था हम लोगों ने, है ना। तो वो था, तो ठीक है अपन एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना, ताकि थोड़ा लिंक वहीं से स्टैब्लिश रहे। तो कैलकुलेट pH of A part 0.1 capital M NH4Cl, B part 0.4 capital M NH4 का होल ट्वाइस SO4, KB गिवन है NH4OH का 10⁻⁻⁵, करो इसको। 0.1 कैपिटल M NH4Cl, 0.4 कैपिटल M अमोनियम सल्फेट। तो केवल फॉर्मूले वैल्यू रख देना, जरूरत नहीं आंसर निकालने की, है ना। कैलकुलेशन अपन बाद में भी देख लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लो क्या करना है। तो पहला वाला जो है, दोनों ही इनफैक्ट सॉल्ट है ना। ये पहले तो आपको कंपाउंड को पहचानना है, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, मिक्सचर है, क्या है। तो आपको देख रहे हो कि एक सॉल्ट है जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो पीएच का फॉर्मूला कमेंट क्या करेगा, एसिड, तो 7 से कम हो जाएगा। तो उससे पहले के एच बाई सी एक बार चेक करना जरूरी होगा। तो के एच बाई सी 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁵ डिवाइड बाई 0.1 या 0.4 जो भी आएगा। ये तो शॉर्टकट में ठीक है, -9 पावर ऊपर ही आगे कुछ भी होगा तो कम ही रहेगा। तो ये मेरे पास शॉर्टकट वैलिड होगा, तो ए पार्ट में पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस लॉग 10⁻⁻⁵ माइनस हाफ लॉग 0.1, है ना ऐसे ही। और सेकंड वाले में बताओ, पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस हाफ पीकेबी, फिर से वही माइनस लॉग 10⁻⁻⁵ माइनस हाफ लॉग कितना लेना है 0.8, है ना। तो ध्यान रखना जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है उसको डबल करना है ना, अमोनिया माइन पे फोकस करना है हमें, ना कि सॉल्ट ही कंसंट्रेशन पे। क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना, कोई डाउट इसमें, डबल करना पड़ेगा आपको, ठीक। ओके, तो इसमें आगे देखते हैं, ये टू जो लिखना है ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ट्राइस करना, बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो बच्चा हम लोग अब करते हैं फोर्थ केस, जिसमें सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का, उसकी पीएच कैसे निकालते हैं, नोट कर लो इसको पहले, फिर लिखेंगे केस 4। आज केस ही लिखना, केस 1 केस 2 ऐसे लिखा था। तो केस 4, केस 4 है पीएच कैलकुलेशन ऑफ, पीएच कैलकुलेशन ऑफ
salt of weak acid and weak base. pH calculation of salt of weak acid and weak base. ठीक है, वीक एसिड वीक बेस का pH का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये रब करूं मैं नीचे वाला पोर्शन। देखना बच्चों, सबसे पहला हमारा हमेशा फोकस होता है ये कंपाउंड को पहचानना, कि आप पहचान पाओ कि ये सॉल्ट है वीक वीक का। ये तो देख के भी पहचान लेते हैं और एक बार अगेन डेटा हमारी हेल्प करता है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं NH4 या CH3 COO वीक वीक है ना, तो CH3 COO आप थोड़ा सा हल्का सा हिंट लेके या थोड़ा सा इसको ब्रेक करके देख सकते हैं कि ये किसका है, एसिटिक एसिड और NH4OH। तो ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, तो पहले तो पहचानेंगे तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक, जैसे कि मान लो आता है HCOO NH4, तो ये भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये फॉर्मिक एसिड से आ रहा है और NH4OH से आ रहा है। दिस इज अगेन वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, जैसे हम एक और कैटेगरी देख लेते हैं, थर्ड वाला हमारे पास है और जैसे ले लेते हैं CH3 NH3 प्लस CN-, ये ऑर्गेनिक बेस का सॉल्ट है। आप अगर नोटिस करोगे इसको ब्रेक करो दो में, ये क्या आएगा, CH3 NH2 और साथ में HCN। तो ये वीक बेस है एंड दिस वन इज वीक एसिड, है ना। तो थोड़ा हम लोग डेटा को पहचानेंगे, ये डेटा से देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड को समझ क्लासिफाई कर पा रहे हैं, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो क्या है, तो पूछना है क्या किसी का? अभिषेक आपका म्यूट कर लेना, ठीक, म्यूट कर लेना। ठीक है, अभिषेक कुमार जानते हो क्या? अच्छा, चलो ठीक है, देख लो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास ये है। ऐसा अगर हमें अगर नहीं भी समझ में आ रहा कंपाउंड देख के तो हम डेटा को पहचानते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है CH3 COO NH4 का एक्वस, तो इसमें क्या क्या डेटा गिवन होगा, A तो C कंसंट्रेशन गिवन होगी और साथ में क्योंकि दोनों वीक है तो Ka और Kb दोनों गिवन होगा। तो Ka गिवन होगा एसिटिक एसिड का और Kb गिवन होगा NH4OH का। ये सब आपको गिवन होगा, तो डेटा से अपन तुरंत पहचान लेते हैं कि ये वीक वीक का सॉल्ट है ना। तो डेटा में काफी हेल्प करेगा जब भी क्वेश्चन आए नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, अभी ध्यान देना इसमें कि दो चीजें प्रॉब्लम करेगा, एक कंपाउंड पहचानना और फिर सही चीजें सही फॉर्मूला लगाना उसका। तो ये एक तो ये हुआ। ठीक, अब इसका पीएच निकालना एम है। तो हमारे पास सॉल्ट है, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में बोला था कि जो सॉल्ट है वो 100% आयंस में ब्रेक करना है आपको, बिना इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं है, अपन इसको पूरी तरह से 100% आयंस में ब्रेक करते हैं। तो जो इसकी कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन इन दोनों इंडिविजुअल आयंस की हो जाएगी, है ना। और ये दोनों इंडिविजुअल आयंस की जब मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, दोनों की हाइड्रोलिसिस हो सकती है। इसके पहले केस में किसी एक आयन की हाइड्रोलिसिस हुआ करती थी, अब दोनों कैटायन आयन दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी। तो होगा क्या कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम लोग, एसीटेट आयन और NH4 प्लस एक्वस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। तो एक तो इसका जो H प्लस आयन है वो एसीटेट आयन के साथ, OH आयन NH4 के साथ आकर कंबाइन करता है। तो होगा क्या, बनेगा ये CH3 COOH एक्वस और साथ में NH4OH एक्वस। अब जैसे हर बार की तरह जो दोनों ही कंसंट्रेशन तो सेम ही है, C और C, तो हमारे पास ये क्या होता है, C ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस H, ये भी क्या हो जाएगा C 1 माइनस H, ये क्या बन जाएगा CH और ये भी CH। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मेरा एम ये कि KH को डिफाइन करें, KH की वैल्यू क्या आएगी। जैसे पिछली बार देखा था KH क्या था, KW/K या KW/KB आता था ना। अब की बार ये KH आएगा क्या, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो KH का एक्सप्रेशन लिखा कैसे जाएगा, KH होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है
CH3 COOH into NH4OH divide by CH3 COO minus ion into NH4 plus ion. अब KB के टर्म में लिखना है इसको, तो हम क्या करें यहां पर H प्लस इंटू OH आयन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, H प्लस इंटू OH आयन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो ये तो ऊपर तो KW हो गया, ये तो हमारे पास KW दे देगा हमें, और यहाँ पे एसिटेट आयन H प्लस, एसिटेट आयन H प्लस और एसिटिक एसिड के NH4 प्लस OH आयन और NH4OH KB, तो उसका KH का फॉर्मूला जो आता है ना वो आता है KW अपॉन K इंटू KB। ये पहला बॉक्स है जो हमें देखना है, इसमें दोनों चीजें नीचे आएंगी, K भी आएगा KB भी आएगा KH के साथ। लिखें? अच्छा, KH अगर हम देखें तो प्रोडक्ट एसिटिक एसिड और NH4OH का तो CH हो जाएगा इंटू CH, नीचे क्या आ जाएगा C1 माइनस H इंटू C टाइम्स ऑफ 1 माइनस H। देखो ये C पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्वाड्रेटिक से बचने की कोशिश करते थे, तभी हम नीचे चेक करते थे इस H को इग्नोर करना है कि नहीं करना है, लेकिन यहाँ तो क्वाड्रेटिक बनी नहीं रही है, सीधे रूट ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे तो कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, H अपॉन 1 माइनस H क्या आ गया रूट ऑफ KH। ठीक है, तो ये तुम्हें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला, और वैसे एक्चुअल में क्या होता है H बहुत छोटा होता है 1 से, तो हम इसको नोट कर देते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं इसमें बना रहा हूं बॉक्स की, आप बिना इसको कोई भी अप्रोक्सीमेशन लिए सॉल्व कर सकते हो कि नॉर्मली H बहुत कम होता है, एज H इज वेरी मच लेस देन 1, तो मैं स्मॉल h को रूट KH भी बोल सकता हूं। KH का मतलब KW अपॉन K इंटू KB, ये स्मॉल h आता है। और हमने लेकिन नहीं, हम तो इसी यहां से सॉल्व करेंगे बिना अप्रोक्सीमेशन लिए, तो उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि पहला फॉर्मूला इसमें कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, वरना अल्फा में रूट KA/C, स्मॉल h में ध्यान करो रूट KH/C हुआ करता था, कंसंट्रेशन आता था, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है ना। तो वो जो तुम्हारा क्वेश्चन था ओवन में वो कुछ इसी तरह का था कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, सेम ही रहती है वीक वीक का। ठीक। अच्छा, एम क्या है हमारा भाई, पीएच निकालना, हम उस जितना भी कर रहे हैं वो सब पीएच के लिए कर रहे हैं। अब वहां जो पिछले वाले केसेस में था, पिछले वाले दोनों केस 2 केस 3 में यहाँ H प्लस या OH आयन दिख जाता था हमें, तो अगर H प्लस OH आयन दिख जाता तो मैं भाई H प्लस यहाँ से स्मॉल h निकाला, H प्लस निकाला और फिर पीएच निकाल दिया, यहाँ तो कहीं भी H प्लस OH आयन दिख ही नहीं रहा है हमें, तो पीएच निकालेंगे कैसे, उसका देखते हैं पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक तो एक KH आ गया, एक स्मॉल h आ गया। ठीक, अब पीएच की कैलकुलेशन, तो बेटा पीएच की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक एसिड या NH4OH दोनों में से किसी भी एक को लेके उसका H प्लस निकालना पड़ता है। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। एसिटिक एसिड अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम पे रहता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है K। अब देखो एसिटिक एसिड, ये जो K है ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो जो Ka है वो तो एसिटेट आयन इंटू H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड का रेशियो है, ये तो अपने आप को मेंटेन रखेगा, कंटेनर में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तुम इसका Ka लिखोगे तो लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरह लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो भी है वो पहले से फिक्स है, ये अपने आप में एडजस्ट करें अपने आप को,
एसिटेट आयन एसिटिक एसिड H प्लस, ताकि ये इसके बराबर हो इक्विलिब्रियम में। तो होता क्या है कि अगर कंटेनर में जो मुझे दिख रहा है एसिटिक एसिड कितना है CH, कितना एसिटेट आयन है C टाइम्स ऑफ 1 माइनस H। तो H प्लस अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि यहां पर कंसंट्रेशन इसके C1 माइनस H है, ये CH है, तो H प्लस कितना हो ताकि इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं H प्लस इक्वल टू Ka इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। तो ये Ka एसिटिक एसिड कितना है C टाइम्स ऑफ H, ये कितना हुआ C टाइम्स ऑफ 1 माइनस H, ये C और C कैंसिल हो जाएगा। H अपॉन 1 माइनस H कितना है रूट के एच, रूट के एच। तो हमारे पास H प्लस आता है Ka इंटू रूट के एच, और के एच की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी। तो ये H प्लस कितना आता है रूट ऑफ के डब्ल्यू के ए बाई के बी। ये भी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है H प्लस है। और बस मैं इसका माइनस लॉग लूंगा और पेश आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। आप इतना लिखो, फिर आप क्या लिखूंगा। ऐसे करेंगे ना, फिर हाफ बाहर लेंगे और फिर माइनस लॉग वगैरह लगा के करेंगे। फिर इसमें क्या हुआ के डब्ल्यू होगा -14, -14 बाहर ले लेंगे, +14, 14/2 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी, है ना। तो मेरे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा मैं इधर लिख देता हूं। हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, पी एच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ये फॉर्मूला। इसमें वो कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। अब ये क्या है देखोगे यहां पर, तो इसमें कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया अपन ने, नहीं
तो ये ध्यान देना कि कहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं है, अपन सीधे यूज कर सकते हैं, कहीं कोई चेक वेक नहीं किया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, यहां पर अगर एसिड पार्ट स्ट्रांग है, इफ एसिड इज कंपैरेटिवली स्ट्रांग, है ना, इज कंपैरेटिवली स्ट्रांग, अगर एसिड पार्ट स्ट्रांग है तो के ए बड़ा होगा के बी से, तो के ए बड़ा तो माइनस लॉग लोगे, तो पी के ए छोटा हो जाएगा पी के बी से, तो पी के ए अगर ये वैल्यू छोटी है इससे तो पीएच क्या हो जाएगा 7 माइनस समथिंग, तो पीएच क्या हो जाएगा 7 से कम, और होना भी चाहिए था, एसिड पार्ट स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, है ना। इसी तरह से बेस पार्ट को भी लिख रहा हूं, आप लिखते हैं साथ जल्दी साथ में। तो इफ बेस इज कंपैरेटिवली स्ट्रांग, कंपैरेटिवली स्ट्रांग, तो यहां पर के बी बड़ा होगा के ए से, तो के बी बड़ा तो माइनस लॉग लेंगे तो पी के बी छोटा होगा पी के ए से, यानी कि पी के बी ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो यानी पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा, होना भी चाहिए था उसी तरह से। और अगर के बी दोनों बराबर हो जाए, इफ के ए इक्वल टू के बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी के ए भी पी के बी के बराबर हो जाएगा, और पीएच क्या हो जाएगा वहां पर 7, है ना, 7 हो जाएगा। तो ये 4 केसेस तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है, सॉल्ट के यही 4 केस है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पीएच 7, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड 7 प्लस प्लस, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस 7 माइनस माइनस, और दोनों अगर वीक वीक हैं तो 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के भी, विद सर्टेन अप्रोक्सीमेशन और के एच की वैल्यू स्मॉल एच की वैल्यू सब याद रखनी है आपको। जो बॉक्सेस हैं आप इनको अगर शॉर्ट नोट्स में कहीं पर लिखोगे तो बेनिफिट करेगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। हालांकि अब अगर तुम देखोगे तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, करीब अपन मान सकते जो पीएच के फॉर्मूले थे उसमें 70-75% हम लोग कर चुके हैं, और 2 फॉर्मूले और शायद आज आ जाएंगे, है ना, मतलब पीएच के फॉर्मूले हैं, अगर कोई बचा नहीं है मतलब अपन सॉल्व कर लिए, बहुत बचता है। इसके बाद इसमें 2 स्पेशल केस हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं कोटा के हिसाब से, बाकी बाहर नहीं पढ़ाते उन सबको, है ना। तो उसको देखते हैं, लिख रहे सबने यहाँ पे, ठीक है लिख लो पहले, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है निक, है ना, कितना बचा क्या है तुमसे, 2 वीक हो गए, 2 वीक और बच चलेगा, पूरा 2 वीक चलेगा अभी, है ना, 2 वीक चलेगा अभी। और अभी देखो ना अभी सीट कितनी हुई है, देखो सीट में कितना हुआ है ना, तो आधी सीट भी नहीं हुई मेरे ख्याल से अभी एसीटी में। हाँ एसीटी के पहले हो जाएगा पूरा, और 2 वीक पूरा चलेगा, वही मैं बता रहा हूँ, लास्ट तक चलता रहेगा ये। लिखा सबने यहाँ तक का? ने भी देखा नहीं, मैंने अभी देखा नहीं, ग्रुप में डाल दूं तो फिर होता है ना। केवल आंसर आंसर लिख के डाल दो नहीं। आज चलो देख रहे हैं यहाँ पर, करते हैं आगे, नोट करिए सबने, कोई लिख रहा है आप में से, हो गया किसी को? ओके। अब देखो इसमें देखते हैं वापस एक बार, हम चारों केस को देखते हैं, और 2 जो नए केसेस है वो किस तरह के बनेंगे उसको देख लेते हैं। अगेन मेन फोकस है कंपाउंड को पहचानने का, तो उसी पार्ट पे ज्यादा हम फोकस करते हैं अपना। तो एक बार वापस इन चारों को देख रहे हैं, और जो 2 अलग केसेस बनेंगे उनमें क्या करना है उसको देखना ध्यान से। इसको मैं रब करूं, है ना, रब कर रहा हूं इसको, लिख करना आप बगल से देख लो किसी कॉपी से, है ना, ठीक है, जल्दी नोट कर लेना आप। लिख रहे हो क्या अभी? जल्दी करो फिर, जल्दी करो, ठीक है, आधा मिनट दे देता हूँ और कर लो जल्दी। देखो बच्चों,
देखना यहाँ पर हम लोग सॉल्ट के सारे क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं, देखना ध्यान से। सॉल्ट दो तरह के होते हैं बेसिकली, है ना। ये अपन सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले ही बता सकते थे, लेकिन अब वो चार केसेस पढ़ने के बाद आपको वो चार केसेस बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएंगे, और दो सेपरेट कौन से हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्ट होता है, एक कैटेगरी होती है सॉल्ट, इसको मैं छप कर देता हूँ। सॉल्ट ऑफ मोनो एसिडिक बेस, salt of monoacidic base and मोनोबेसिक एसिड। अगर नोटिस किया हो तो हम लोगों ने चार कैटेगरी की पढ़ी है, ठीक, तो एनसीईआरटी में गिवन है। उसमें चार केसेस थे, चार पार्ट हैं, आपको पता है। सॉल्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, जैसे कि NaCl, KNO3, ठीक। पीएच कितना था इसका, 7, है ना। पीएच कितना रहा सबका, बाकी तो और जो केएच वगैरह वो तो अलग से है। दूसरा सॉल्ट था हमारे पास, मान लेते हैं वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले कंपाउंड को पहचानने का तरीका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि CH3 COO NaKCN, देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। और डोमिनेंट कौन करेगा, बेस। तो पीएच का फॉर्मूला 7++, तो 7 + हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ लॉग C, है ना। ये अमाउंट देखा, और भी कुछ फॉर्मूले थे उसको छोड़ते अभी। तीसरा केस अमाउंट जो पढ़ा है वो था वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि NH4Cl टाइप का, या कुछ भी NH4NO3 ले ले, तो अमोनिया में नजर आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो NH4NO3 ऐसा कुछ केस आ जाएगा। डोमिनेंट कौन कर रहा है, एसिड, तो पीएच 7 से कम। तो पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस हाफ ऑफ क्या था, PKB, हाँ, PKB माइनस हाफ लॉग C, ठीक। ये तीसरा था। फोर्थ क्या उन्होंने आज पढ़ा है वो क्या था, वीक एसिड वीक बेस, जैसे कि CH3 COO NH4, या फिर हमने देखा था NH4CN, है ना, सबसे कॉमन हमें ये मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है इसमें, पीएच का फॉर्मूला बताओ नीचे की तरफ, पीएच इक्वल टू 7 + हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ pKb, है ना, ठीक है। यही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। ये चारों केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कुछ फॉर्मूले और भी हैं इनके अलावा। अब तो दो नए केसेस पढ़ने हैं, जो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा बाहर नहीं पढ़ाए जाते हैं, है ना। क्वेश्चन भी शायद जे मेंस एडवांस में इन दोनों केस पे एक भी नहीं है अभी फिलहाल, तो है ना, आपके पास जो आपकी सीट उसमें तो कोई मिलेगा आपको। तो अब ये दो केसेस क्या हैं और उनमें किस तरह से पहचानना है उसको देख लेते हैं। तो होता क्या है, ये सॉल्ट होगा जो वीकर पार्ट है, जो वीकर पार्ट जिसकी हाइड्रोलिसिस होगी, है ना, हमें उस पार्ट पे फोकस करना है। तो सॉल्ट जो वीकर पार्ट है ना, वो एक ऐसे एसिड बेस से आ रहा होगा जिसमें एक से ज्यादा H+ आयन या OH आयन देने की पॉसिबिलिटी थी। तो यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और वाइस वर्सा, या उल्टा भी हो सकता है, ठीक, उल्टा, या फिर और सॉल्ट ऑफ वीक पॉली एसिडिक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अब देखना इसमें दो पार्ट आते हैं, इसी के अंदर दो पार्ट आते हैं। एक मिनट देख लो, फिर नोट करना है इसको, क्योंकि ये सेकंड पार्ट पहला पार्ट उसमें समझ में आ जाएगा, इसको देख लो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, इसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है कंप्लीट सॉल्ट, कंप्लीट सॉल्ट, और एक आता है इनकम्प्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट। कंप्लीट सॉल्ट जैसे कि अगर मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूं कि आ गया मेरे पास Na2CO3, Na2CO3 ये भी सॉल्ट है, और फिर तो किससे बन रहा होगा ये, NaOH और H2CO3, एक एसिड से बेस से बनने वाला सॉल्ट, एक एसिड और बेस से मिलाओगे तो बनेगा सॉल्ट, तो सॉल्ट है। लेकिन इसमें जो वीकर पार्ट है ना H2CO3,
वो एक साथ H प्लस दे सकता है। तो दो स्टेप में हार्डलिसिस होती है इसमें एक स्टेप में हार्डलिसिस नहीं होगी। जो वीकर पार्ट है वो पानी सिलेक्शन करना चाहिए, उसकी हार्डलिसिस मल्टीपल स्टेप में होने लगती है। तो देखते हैं उसको बाद में, लेकिन पहले पहचानने का तरीका समझा रहा हूं। ऐसे कि आ जाए Na2S, सोडियम सल्फाइड, किससे बन रहा होगा ये? NaOH और H2S से, है ना। जो वीकर पार्ट है वो पॉलीपोटिक है। जैसे कि आ गया तुम्हारे पास K2C2O4, तो किससे आ रहा है ये? KOH और H2C2O4 से, ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड से। तो जो तुम्हारे पास अगेन वही प्रॉब्लम है कि जो वीकर पार्ट है वो पॉलीपोटिक से आ रहा है। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल देता हूं, ZnCl2, ZnCl2 ये किससे आ रहा होगा? ZnOH का होल ट्वाइस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ZnOH का होल ट्वाइस ये वीकर बेस है। डी ब्लॉक के तो वीकर बेस होते हैं, ठीक है। तो पहले तो पहचानना है कि सॉल्ट है और पॉलीपोटिक वाला का केस है, कंप्लीट सॉल्ट है। अच्छा, इसका पीएच निकालने तक बताता हूं, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, डिराइव कर दूंगा, एक बार देख लो, आसान है। इन तीनों में अगर आप नोटिस करें, पहले तीन में, तो क्या करना है? इन तीनों में सॉल्ट जो है इसमें डोमिनेट कौन करेगा? बेस की एसिड, बेस। तो पीएच का फॉर्मूला वही तुमने उधर किया हुआ है, 7++, लेकिन लास्ट वाला के लेना है बस आपको, पहला वाला के नहीं, लास्ट वाला। अभी डेरिवेशन में आ जाएगा, लेकिन अभी याद रख लेना ताकि आपको याद हो जाए। वही वाला फॉर्मूला लेना है, ये प्लस प्लस, बस के लेना है, लास्ट वाला के लेना होता है। तो पीएच का फॉर्मूला 7+½ ऑफ pKa2 प्लस हाफ लॉग सी। और ये वाला क्या है आपका केस? ये किसका है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी 7 माइनस माइनस लगाना है इसमें। तो पीएच का फॉर्मूला 7-½ ऑफ pKb, लेकिन 2 माइनस हाफ log C, बस ये करना है, ठीक है। बाकी सेम डेरिवेशन है, अभी थोड़े में क्लियर हो जाएगा आपको। इसको एक बार देख लेते हैं, इनकम्प्लीट सॉल्ट, फिर आगे देखते हैं। इनकम्प्लीट सॉल्ट क्या है? जैसे कि देखना ध्यान से, NaHCO3, NaHCO3, ये भी अगर तुम नोटिस करो किस एसिड बेस से आ रहा है? इन दोनों से, NaOH और H2CO3 से। लेकिन आप नोटिस करो तो इसमें अभी भी एक्सप्रेस देने की पॉसिबिलिटी है। ये इनकम्प्लीट सॉल्ट पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था, एसिड बेस का फुल न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ था सॉल्ट के लिए, ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है। इसका पीएच निकालने का तरीका अलग होगा, है ना। जैसे कि इसके सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे, NaHS की HC2O4, ये एसिड नहीं है ना बेस है, ये है तो सॉल्ट ही, क्योंकि एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, लेकिन ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है। जैसे कि ZnOHCl, है ना, ये किससे आ रहा होगा? लास्ट वाला ZnOH का होल ट्वाइस और HCl से, एसिड बेस से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें आ जाएगा Na3PO4 आ जाएगा राइट में, Na3PO4। अच्छा, इसमें आ जाता है Na3PO4, ये किससे आ रहा है? NaOH और H3PO4, एक बेस है एक एसिड है, तो ये भी सॉल्ट है, इसी के अंदर आएगा, कंप्लीट सॉल्ट। अच्छा, अगर इसका पीएच का फॉर्मूला सोचें, 7+½ pKa3, लास्ट वाला के लेना है, प्लस हाफ log C, है ना। तो इसमें भी वही वाला होगा, 7++, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, डोमिनेट करेगा बेस 7++, लेकिन लास्ट वाला के। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, अब स्पेस भी नहीं बच रहा है तो अपन बाद में लिखवा देंगे, है ना, प्रूफ होकर दिखाएंगे कैसे आता है। अब इतना लिखो पूरे को, तो पहले तो पहचानना है आपको, फिर फॉर्मूला उसके बाद की बात आएगी। लिखो इसको पूरे को। अगर स्पेस ना हो तो आप पेज को मतलब एक पार्ट लिख लो, ये ऐसा करके कर सकते हो। जैसे आपको लिखा सॉल्ट और इधर की तरफ लिखा आपने, ये स्पेस पूरा यूज हो गया, इसको थोड़ा नीचे ला के ऐसे करके कर लेना, है ना, ये कर लेना है जैसा भी है।
है ना। चलो लिखो, ये पूरा सॉल्ट इसमें समराइज्ड है ना, जितना भी सॉल्ट के सारे केसेस है चार में जो पता है तुम्हारे जो सिलेबस में है, पांचवा आपके सामने है, फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, छठे का भी फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको कैसे करना है, लेकिन डेरिवेशन बाद में देख लेंगे। हाँ नहीं, H3P4 वीक एसिड है, नहीं H3P4 वीक एसिड है। K1 K2 K3 पिछली क्लास में कराया था अपन ने, पॉलीपोटिक एसिड वीक होते हैं ना, सारे पॉलीपोटिक तो वीक ही होते हैं, H2SO4 तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेकंड स्टेप वीक हो जाता है उसका, तो फॉस्फोरिक एसिड वीक होता है। K1 K2 K3 है ना, तुमने क्वेश्चन भी किया है S1 में, 17-18 नंबर क्वेश्चन था कोई, K1 K2 K3 सब गिवन हुआ करता था फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है कोई बात नहीं, कंफ्यूजन था तो, है ना, देख लो इसको। लिख लिया, ठीक है, अच्छा लिख लो लिख लो, ठीक है, बहुत टाइम में आराम से करो, है ना, कोई टेंशन नहीं है, मेरी भी क्लास नहीं है, आपकी भी क्लास नहीं है। हाँ, अब आज क्लास नहीं है मेरी, है ना, आज मेरी क्लास आपसे पहले हो गई थी, क्लास लेके ही आया था। नहीं आप केस 5 केस 6 से समझाना है बस, और कुछ नहीं है ना, यही करवाना है। तुम लोग की छुट्टियां कब से, 21 की 22 से? 22 से, 21 से, कम ना करो इतने, है ना, 15 से करवा दूं, 15 से पूरा अक्टूबर तक ना बचा हुआ, 30 तक का, मैं भी चाहता हूँ लेकिन हो नहीं सकता, तो ये तो क्या है छुट्टी का तो। कॉलेज में जाकर तुम लोग करवा सकते हो, यहाँ नहीं पॉसिबल है, कैसे होते हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा। कॉलेज में तो क्या करते हैं, मास बंक होता है, मास बंक, कि भाई कोई नहीं जाएगा, है ना, क्लास में तो प्रोफेसर भी तैयार होता है, उसको बोल दिया जाता है कि सर मास बंक रहेगा, 4 दिन पहले सर कोई नहीं आएगा, तो भी खुश होता है, ठीक है जाओ, तो वो भी नहीं बोलता कुछ। कॉलेज में पढ़ाई कहाँ करते हैं बच्चे, ना टीचर पढ़ाना चाहता है, वो तो आएगा खुद देखेगा भी नहीं, कहाँ पे चला जाएगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बच्चा, कोई मतलब नहीं होता, है ना। नहीं वो कॉलेज में जब होता था तो सभी के साथ तो मतलब, कभी छुट्टी पड़ गई, कोई हफ्ते पहले छुट्टी करना है तो सब होता था, तो ये ऐसा नहीं है मैं दिन थोड़ी ना हो, तो पूरा ग्रुप डिसाइड करता है पूरी क्लास की, हाँ ठीक है करना है तो फिर ऑफ है, मास बन, है ना। फिर ये होता था कि कोई भी जाना नहीं चाहिए क्लास में, मतलब अगर नहीं जा रहा तो कोई नहीं जाएगा फिर, है ना, और अगर 2-4 चले गए तो टीचर तो पढ़ा देता था, लेकिन फिर उसके बाद वो चलाते थे, मारता वारता नहीं रहा, लेकिन हाँ थोड़ा अम्मी बोलेगा, गुस्साएगा कि ये क्या है ऐसा वैसा, है ना।
तो पहले से बोल दो कि नहीं जाना है या करना है तो ठीक है। कभी भी होता भी था ऐसा कि आधे लोग तैयार है आधे लोग नहीं है कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा या मुझे तो रहना है वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही है। खास तौर से तब होता था जब वही छुट्टियां पड़ रही हो तो 4 दिन पहले से कर लिया या 7 दिन बाद तक कर लिया वही सब होता था और कभी नहीं। करें फिर आगे है ना इसको लिखे। करना है 2 केसेस करने हैं सोल्यूशन अपन को सॉल्व करना है। तो देखो जब सारे फॉर्मूले तुमने लिख ही लिए हैं तो इसका भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ अभी बाद में समझेंगे क्या है। जो इनकम्प्लीट सॉल्ट है ना इसमें जब पीएच निकालने को बोले तो देखो ये डाई बेसिक है तो 2 के गिवन होगा K1 K2 सब में K1 K2 2 गिवन होंगे। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इन क्योंकि एसिड वाले केस में बता रहा हूं। तो पीएच का इसका फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू PKA1 है ना पहले स्टेप का प्लस PKA2 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन नहीं होती है PKA1 प्लस PKA2/2 बस ये आखिरी वाले सॉल्ट का ये फॉर्मूला लगाना है आपको। कंपाउंड पहचानना है PKA1 प्लस PKA2/2 ऐसे ही इसका भी PKB1 प्लस PKB/2 POH आएगा POH है ना इसमें POH आएगा वैसे ही होगा बिल्कुल सेम है ना। तो अब मैं बताता हूं केस 5 को डिराइव करके कैसे आता है ना। लेफ्ट हैंड साइड अब कर रहा हूं। लिखना चालू किया है क्या जल्दी करो थोड़ा सा। तो बातें मैंने तो सुनना की है 2 मिनट बातें की थी उसके पहले तो कितना टाइम दिया था। करो जल्दी करो जल्दी नोट करो इसको। केस 5 salt of weak polybasic acid and strong base salt of weak polybasic acid and strong base है ना। जो वीकर पार्ट है वो ऐसे एसिड से आ रहा है या ऐसे बेस से आ रहा है जिसमें एक से ज्यादा H प्लस या OH आयन देने की पॉसिबिलिटी थी क्योंकि वीकर पार्ट की हाइड्रोलिसिस होगी स्ट्रॉन्गर कोई मतलब ही नहीं होता उसकी हाइड्रोलिसिस होती नहीं है। ओके तो जैसे मैं एग्जांपल अगेन फिर से दोहरा रहा हूँ वही एग्जांपल लिख रहा हूँ Na2CO3 आ जाए ठीक है या फिर Na2S या फिर K2C2O4 तो पहले तो पहचानना है। तो पहचानने के लिए क्या करेंगे जैसे मेरे पास Na2CO3 है तो किससे आ रहा होगा ये NaOH और साथ में H2CO3 ये किससे आ रहा है NaOH और साथ में H2S ये किससे आ रहा है KOH और H2C2O4 से। ये मालूम कर लेते कि भाई ये वीक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस वन इज वीक एसिड दिस वन इज अगेन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है ना ठीक है। अच्छा जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ Na2CO3 का तो अगर हम नहीं भी पहचान पाते ना तो डेटा देख के समझ में आता है क्या है क्या। तो एक तो इसका कंसंट्रेशन गिवन होगा सॉल्ट है कंसंट्रेशन तो हमेशा ही गिवन होती है हर एक केस में। साथ ही साथ इसका जो वीकर पार्ट है ना H2CO3 उसका K1 और K2 गिवन होगा K1
H2CO3 का, Ka2 भी H2CO3 का, है ना, ये गिवन होता है डेटा। तो डेटा से भी हम बहुत आराम समझ जाते हैं कि वीकर पार्ट है या क्या क्या चीजें हैं, जो भी हैं वो हम आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, हमें पीएच निकालना है। तो जैसे सॉल्ट है, हमने हमेशा वही कहा है कि सॉल्ट जब भी दिखाई पड़े उसको सिंगल एरो से ब्रेक करना है। तो 2Na प्लस एक्वस प्लस CO3 2 माइनस एक्वस। अब बेटा जो इसकी कंसंट्रेशन है उसका डबल कंसंट्रेशन इसका होगा और सिंगल सी इतना होगा, लेकिन इसकी हार्डनेस होगी नहीं स्ट्रॉन्ग बेस की, हार्डनेस कार्बोनेटाइन की होगी। ठीक, लेकिन हाँ कार्बोनेटाइन में 2H प्लस आ सकते हैं, करके दिखाया तो मैं राइट हैंड साइड अप कर रहा हूं पूरा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, पहले तो स्टेप में कार्बोनेट आयन अंडरगोस जब हाइड्रोलिसिस करेगा एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अब बेटा ध्यान देना कि आपको एक साथ दोनों H प्लस नहीं अटैच करने हैं, एक एक करके H प्लस अटैच करना, क्योंकि तो दोनों का K1 K2 अलग होगा। तो पहला एक H प्लस अटैच करोगे तो क्या बनेगा, HCO3 माइनस एक्वस, और साथ में क्या बनेगा, OH माइनस एक्वस। यही करते थे ना एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में, एनाइनिक बनाते एसिड और OH आयन क्रिएट करते थे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं KH1, और फिर जो सेकंड स्टेप होगा HCO3 माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड, सेकेंड स्टेप की हाइड्रोलिसिस। अब ये फिर से एक H प्लस ले लेगा, H2CO3 एक्वस प्लस OH आयन एक्वस, ये हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 2 KS2। अब बताओ जो मेन पार्ट है इसमें कि KH का फॉर्मूला क्या था, पीछे हमने देखा KW बाई K, है ना, KW बाई K या KB जो भी है। यहाँ पे तो K1 K2 है, दो KH है और दो K है, कौन सा KH में कौन सा K आएगा, KH इक्वल टू KW बाई K, ये भी KW बाई K है। नीचे वाले में कौन सा K होगा, K1 लेंगे K2। अच्छा K1 मतलब समझते हो ना, H2CO3 का पहला H प्लस निकालना। तो इसमें देखो H2CO3 और HCO3 माइनस, कौन सा H मतलब K होना चाहिए इसमें, 1। भाई पहला H प्लस निकल रहा है ना इन दोनों में, कॉम्बिनेशन देखो पहला H प्लस है और यहाँ पे दूसरा H प्लस इन्वॉल्व है, HCO3 माइनस कार्बोनेटाइन। तो होगा क्या, KW बाई यहाँ पर आएगा Ka1 और यहाँ पे आएगा K2। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज का, K1 और K2 कैसे आ रहे हैं इसमें, प्रॉब्लम है किसी को। अच्छा फिर हम करते क्या, हमारा एम तो पीएच निकालने से OH आयन निकालना पड़ेगा। तो हम हर बार की तरह इसमें लिखा सी में से ही गया एक्स, ये बनेगा एक्स और एक्स, फिर ये नीचे आएगा HCO3 माइनस एक्स माइनस वाई, ये बना वाई, ये वाई, HCO3 माइनस कितना हो गया एक्स माइनस वाई, और OH आयन कितना हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ऐसे लिखते थे हम लोग हमेशा। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर से अगर मैं क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहाँ पर, क्या हो रहा है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन सी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अच्छा एक बार बताओ K1 K2 में कौन बड़ा था, K1, तो एज Ka1 इज वेरी मच ग्रेटर देन K2, तो K1 बड़ा तो KH2 छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि KH1 बहुत बड़ा होगा KH2 से। तो मैं क्या इसमें से कहां से ज्यादा OH आयन बनने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप से कि सेकंड स्टेप से, फर्स्ट से KH1 बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि x विल बी वेरी मच ग्रेटर देन y, यानी x प्लस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, x माइनस वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। ठीक है ना, K1 बड़ा तो KH2 छोटा, है ना। तो बस अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगी, पहला वाला KH1
KH1 क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, और KH2 क्या हो गया y इंटू एक्स अपॉन एक्स, तो y इंटू एक्स अपॉन एक्स, तो KH2 किसके बराबर हो गया y के, और y का मतलब H2CO3 की कंसंट्रेशन के KH2 बराबर है। हमारा एम्स क्या है पीएच निकालने से, है ना, पीएच निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा एक्स, अब ऐसे देखो ना, इसको लिखो अप्रोक्सीमेटली कितना है एक्स, ये भी कितना है एक्स, समझते हो ना डेरिवेशन। तो फिर से एम है एक्स निकालना, ताकि एक्स निकल के OHN आ जाए, लेकिन ये बन गई क्या क्वाड्रेटिक, क्या कर देंगे फिर से KH1 बाई सी, तो इफ KH1 बाई सी लेस देन 10⁻³ फिर से वही कहानी। तो अगर ये -3 छोटा है तो मैं c माइनस एक्स को क्या ले सकता हूं c, तो अगर मैंने c लिया तो x की वैल्यू यानी कि OH कंसंट्रेशन रूट ऑफ क्या आ जाएगा KH1 इंटू सी, और KH1 क्या है मेरे पास KW बाई K2, तो OH कंसंट्रेशन मेरे पास आ गया रूट ऑफ KW बाई Ka2 इंटू सी, ठीक है ना। तो हम फिर माइनस लॉ ले लेंगे, पीएच आ गया, तो माइनस लॉ लेंगे तो पीएच हो जाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, या फिर मैं देता हूँ माइनस, तो माइनस KW बाई K2 इंटू सी की पावर ऑफ हाफ, तो पीएच हो गया हमारे पास हाफ बाहर लेके माइनस लॉग KW माइनस ऑफ माइनस लॉग Ka2, ठीक है, माइनस लॉग सी, तो हो गया -14, इधर आके 14 डिवाइड बाई 2 7, और 7 माइनस हाफ PK2 माइनस हाफ लॉग सी, तो पीएच कितना हो गया 7 माइनस हाफ ऑफ PKA2 माइनस हाफ लॉग सी, ये निकालना क्या है पीएच, तो पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, ठीक है ना, इसको माइनस करोगे 14 माइनस दिस, तो 7 प्लस प्लस हो जाएगा ना, 7 प्लस हाफ ऑफ PKA2 प्लस हाफ लॉग सी, तो लास्ट वाला के लेना है, लास्ट वाला के, क्योंकि लास्ट वाला के KH1 में आता है इसलिए ऐसा कर, तो तुमने अब 4 केस पढ़े हैं ना, वही केस उसमें फॉलो है, बस लास्ट वाला के भी आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नोट करो उसको। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केस 5 और केस 6 इसके बता देते हैं, क्योंकि केस 5 तो बिल्कुल मैच करता है केस 2 3 से, तो आपको बिल्कुल वही सब कुछ करना है, बस लास्ट वाला के लेना है, एक बार ध्यान रख लेना है कभी क्वेश्चन आ जाए पॉलीप्रोटिक वाले केस का सॉल्ट का, तो लास्ट वाला के लेके कर देना, है ना, शॉर्टकट बस, लेकिन वो ध्यान रखना सारे फॉर्मूले हमें लॉजिक वही बैठेगा, फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे जब KH/C KH1/C 10⁻³ से छोटा हो। जैसे अगर मान लो Na3PO4 आ जाए, तो Na3PO4 में क्या करना पड़ेगा, कितने के इन्वॉल्व होंगे 3,
तो शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन, एक तो इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी, फिर साथ में K1 K2 K3 ये तीन चीजें गिवन होंगी। किसका होगा? H3PO4 का ना, फॉस्फोरिक एसिड का तीनों के गिवन होगा। तो बेटा इसमें अगर आप देखोगे उसको ब्रेक करेंगे सबसे पहले, है ना, मैं रिएक्शन केवल लिखना चाह रहा हूं कि ताकि आप रिएक्शन लिखना सीख जाओ। 3 Na+ बनेगा और एक फॉस्फेट आयन बनेगा। जो इसकी कंसंट्रेशन है 3 टाइम्स ये बनेगा और ये बनेगा C। किसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे? केवल फॉस्फेट आयन की। इसका के भी गिवन हो, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, तो 3 स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी। तो फॉस्फेट आयन, एक्वस नहीं लिख रहा, सीधे देख लेना, H2O, पहला स्टेप क्या होगा? एक H+ है ना, तो HPO4 2- प्लस साथ में OH- आयन। सेकंड स्टेप क्या होगा? HPO4 2- प्लस H2O, फिर ये क्या बन जाएगा? H2PO4- प्लस साथ में OH आयन, फिर H2PO4- प्लस H2O, क्या बन जाने वाला है? H3PO4 प्लस OH आयन, है ना, एक करके H+ ऐड कर देंगे। अब हमें ये फोकस करना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? KH1 KH2 KH3। अब बस ये थोड़ा ध्यान देना कि KW क्या होने वाला है इसमें, है ना, वो आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से। लास्ट वाले में कौन सा K इन्वॉल्व होगा? 1। देखो फॉस्फोरिक एसिड से H2PO4- पहला H+ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये होगा K1, दिस इज K2, दिस इज K3, ठीक है। अब फिर वैसे करते हैं, ऐसे C में से कितना गया? X, है ना, ये क्या बनेगा? X और X, तो ये आएगा X-Y, दिस वन इज Y और Y, फिर ये बनेगा Y में से Z, फिर ये Z और Z, कंटिन्यूम में ये कितना हो गया? X-Y, दिस इज Y-Z, ये कितना है? X + Y + Z, है ना। ठीक है, तो बेटा इसमें सीधे सीधे ये कितना है अप्रोक्सीमेटली? X, है ना, पहला वाला स्टेप है ना बड़ा, है ना, ठीक है ना, ये Y होगा, हाँ ये Y होगा, और ये क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली X, और ये भी क्या हुआ? X, X और ये Y, दिस वन इज X, है ना। ठीक है, इतना लिख लेंगे, ऑफिस सीधे पेज का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, है ना, स्टेप्स तो वही होंगे करने का तरीका। तो तुम लोग जो कर रहे थे वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाला, तो वैसे ही करना है, बस ये ध्यान रखना लास्ट वाला K लेना है। तो KH1 हो जाएगा X² / C - X। KH2 क्या हो गया? Y के बराबर, नहीं, KH2 Y के बराबर, और KH3 किसके बराबर हो जाएगा? X × Z/Y। इसको हम सॉल्व करेंगे, KH1/C लेस देन 10⁻³ है, पीएच का फॉर्मूला 7 + हाफ ऑफ pKa, कौन सा? 3 + हाफ log C, लास्ट वाला K लेना है, ठीक है। लास्ट वाला केस कर ले क्लास में, कर लो, वरना तुम्हारा टेस्ट भी आ रहा है, क्या करेंगे बताओ। तो एक बार तो कभी बनना ही पड़ेगा, अगर से बफर स्टार्ट करेंगे सुबह, है ना, कर लो। आता नहीं, उसमें डेरिवेशन नहीं कराना है, उसमें डेरिवेशन, क्योंकि सीट में केवल 2 क्वेश्चन है S1 में, और आता भी नहीं है, तो डेरिवेशन नहीं करना, बस पहचानना है कि क्या लिख के कैसे पहचानना है, बस आपको आंसर, है ना। डेरिवेशन भी नहीं करवाना है, किसी बैच में नहीं करवाते अपन डेरिवेशन उसका। लिख रहे हो क्या इसको राइट हैंड साइड? ओके ओके, तो वो भी लिखोगे भी बाद में फिर, हाँ बहुत टाइम हो जाएगा फिर, चलो अगली क्लास में देख लेते हैं केस 6।
अरे भी लिख ही रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, उसको लिखेंगे अभी। होमवर्क दे दो, शीट दिखाना। करवाओ में K6 कर लो, उसे रख करो ना, रख कर दो। होमवर्क वो तो टेस्ट टेस्ट तो है नहीं, तुम लोग करना भी कोई। ठीक है। ठीक है ना, इसमें जिसकी थी सीट ठीक थी ना। ओके। ठीक है, इतना ही ले लो, मैंने इतना करना। बेटा K6 है इसमें, है ना, देखना ध्यान से। फिर करूं मैं इसको बीच वाले में। नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि होमवर्क भी दे दिया मैंने K6 का, लेके K6 में होमवर्क भी दे दिया मैंने। ये बंद कितने बजे होता है? 8 बजे बंद ना। ठीक है, 8 बजे। 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा टाइम बताना। पीएच कैलकुलेशन ऑफ इनकम्प्लीट सॉल्ट और एम्फीपॉटिक आयन, है ना। K6 आखिरी केस, pH कैलकुलेशन ऑफ एम्फीपॉटिक आयन, एम्फीपॉटिक आयन और इनकम्प्लीट सॉल्ट, इनकम्प्लीट सॉल्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, जितना आपने लिखा है उसके करीब 5 मिनट में हार्ड हो जाएगा ये।
ठीक है, ये रख करूं मैं, ये रख, बच्चे लिख रहे हैं हम अभी, तो साइड लिख दूं। अब देखो इसमें क्या आया, देखो ध्यान से, जैसे NaHCO3 आएगा, NaHS है ना, ऐसा कुछ रहेगा केस। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली तो मैंने बोल दिया कि भाई 2 Ka गिवन है तो pK1 प्लस pK2/2 कर देना है, वही pH होगा। और एक आध क्वेश्चन सीट में केवल मिला के है, और जो मैंने दिए हैं उसमें S1 में केवल 2 हैं, और कोई कुछ क्वेश्चन नहीं मिलता इसमें। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम आती है जब 3 Ka गिवन हो, ऐसे Na3PO4 में 3 Ka गिवन हो, तो कौन से 2 Ka लेने हैं वो दिक्कत समझाना होता है आपको। तो इसमें मैं 2 लाइन रब कर रहा हूँ, तो ऐसे ध्यान से पहले सिंपल वाला देखते हैं। सपोज करो NaHCO3 आता है ना, इसका पीएच निकालना है, या आपके पास आ जाए NaHS या NaHC2O4, इसमें 2 K H2CO3 के 2 Ka गिवन हुए, K1 K2 है ना। तो क्या करना है इसमें, देखो एक तो Na हटा देना, ना तो वो हाइड्रोलिसिस में आता है ना कुछ होगा उससे फायदा। क्या रखना है हमें, केवल एम्फीप्रोटिक आयन HCO3 माइनस रखना, HCO3 माइनस। अब इसमें क्या करना, एक H प्लस ऐड करना, एक H प्लस रिमूव करना। अगर मैं H प्लस रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा, कार्बोनेट आयन, और H प्लस ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, H2CO3। तो आप इस तरह बनाना है इसमें, यहां से यहां, यहां से यहां, कौन सा Ka, H2CO3 से SCO3 माइनस, कौन सा Ka होगा, K1, और यहाँ पे K2, K1 और K2, ठीक। अच्छा, अगर मैं H प्लस निकालना चाहूं तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ Ka1 इंटू Ka2, रूट ऑफ K1 K2। और अगर मैं पीएच लूंगा, माइनस लॉग लूंगा, तो ये हो जाएगा पीएच का फॉर्मूला pKa1 प्लस pKa2/2। इसका डेरिवेशन भी है, अगर कहोगे तो क्लास में करवा भी दूंगा, ठीक है ना। नहीं अगली क्लास में देख लेंगे, अभी हमें दो, डेरिवेशन अगली क्लास में अगर होगा तो करवा दूंगा मैं। सुनो सुनो सुनो, ये pK1 प्लस pKa2/2 करना है, सब में ऐसे ही करना है। प्रॉब्लम आएगी ऐसे H3PO4 के दो होते हैं इनकम्प्लीट सॉल्ट, तो उसमें दिक्कत आती है, तो उसको समझा देता हूं। ऐसे एक तो Na3PO4 हो गया, इसके बीच में दो और आएंगे, ऐसे देखो यहाँ पे मैं देता हूँ NaH2PO4 और Na2HPO4, तो दो केस आते हैं फॉस्फोरिक एसिड के। एक तो हो गया ये वाला सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट, और एक Na3PO4। Na3PO4 तो कंप्लीट हो गया, तो 7++ फॉर्मूला हो गया। इसमें देखना क्या करना है, इसमें क्या करना, इसमें 3 K होंगे, K1 K2 K3, तो 2 K कौन से लेने, Na हटा देना, Na को हटाओ, क्या बनेगा, H2PO4 माइनस। अब एक H प्लस जोड़ना, एक H प्लस हटाना, तो अगर आप एक H प्लस ऐड करोगे तो क्या बनेगा इसमें, H3PO4, और एक H प्लस हटाओगे तो क्या बनेगा, HPO4 माइनस। अब यहां से यहां, यहां से यहां, कौन सा H प्लस इन्वॉल्व इसमें, पहला, और ये दूसरा, तो कौन सा हो गया, K1 और K2। उसका पीएच का फॉर्मूला pKa1 प्लस pKa2/2। और सेकंड बार देखो Na2HPO4 में, उसमें Na हटाओ, HPO4 माइनस, एक H प्लस जोड़ना, एक H प्लस हटाना, तो H प्लस अगर हटाओगे तो क्या बनेगा, PO4 माइनस, और H प्लस जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H2PO4 माइनस। अब देखो यहां से H2PO4 माइनस से HPO4 माइनस, फॉस्फोरिक एसिड का कौन सा नंबर का H प्लस निकल रहा है, सेकेंड। ये कौन सा K होगा, K2, और ये Ka3, तो आपको K1 K2 लेना है, K2 K3 लेना है। यहाँ पे होगा Ka2, दिस इज Ka3, तो पीएच का फॉर्मूला pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाई 2। इनकम्प्लीट सॉल्ट में सही करना है, तो कौन सा K लेना है वो थोड़ा ध्यान दे देना, तो 1 2 लेना पड़ेगा या 2 3 लेना पड़ेगा, तो उसके थोड़ा सा मैं बता दें कैसे करना होता है, ये ट्रिक होती है करने का तरीका। एक H प्लस हटाओ, एक H प्लस ऐड कर देना, ठीक। तो ये होमवर्क हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, आपसे कर भी लोगे, इसको रिवाइज कर लेना अगली क्लास में। बस अब बचा है 2 पीएच के फॉर्मूले, पूरे सारे पीएच के फॉर्मूले हो गए, बफर के 2 बचे केसेस, वही 2 फॉर्मूले रह गए, बाकी सारा पीएच हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी तक का।
बहुत के बाद टाइट्रेशन होता है, एसिड बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, लेकिन उन्हें फॉर्मुलेशन यही होते हैं, कोई नया फॉर्मुला नहीं आता है। फिर सॉल्युबिलिटी आता है, सॉल्युबिलिटी में 2-3 क्लास तक आती है, तो सब मिला के वही पूरा आपको 5-6 क्लास चाहिए होगा अभी। और इसको रिवाइज कर ले, मतलब पढ़ के आना, और टेस्ट में करोगे मेहनत, कोई बात ही नहीं है ना। जेई मेंस में 10th है कि 16th है? 16 है, 16 है जेई मेंस में, ठीक है। ओके, इसको लिख लो और बस अपना ही कंट्रोल करेंगे। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। एंड कर रहा हूँ मीटिंग ऑनलाइन। स्टूडेंट्स तो लिख रहा है तो मैं छोड़ के चला जाऊँ ऐसे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड कर दो मीटिंग। यस सर, लिख लिया। ओके बाय।